नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। कल हम लोगों ने जो हिंदी का व्याकरण जो स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था भाषा क्या होती है, भाषा की उत्पत्ति क्या कैसे हुई थी और भाषा का जो है वो प्रकार जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में देखेंगे हिंदी भाषा की जो है उत्पत्ति, और साथ ही साथ में उसमें आपको ये भी बता दूंगा जो छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, उसका वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से पूरा विश्लेषित करते हुए हम लोग इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का पार्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए एक बार इस वीडियो को। बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर हो जाएगा और इससे क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकॉन को प्रेस करोगे तभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें तभी आपको जो नोटिफिकेशन वो मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो CGPSC CG व्यापम से संबंधित इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें पुराने वीडियो जो हैं वो आपको मिल जाएंगे और साथ साथ उसके PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और नया नोटिफिकेशन कुछ भी आता है तो मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है हिंदी व्याकरण में। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमारे पूरे विश्व की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत से ही अन्य भाषाओं का जो है वो जन्म हुआ है, सबसे पहले ये याद रखिएगा आप लोग। और संस्कृत हमारी कितनी पुरानी है? 3500 ईस्वी। ठीक है, 3500 ईस्वी हो गया है, संस्कृत जो है वो उतनी पुरानी है, 3500 ईस्वी। ठीक है, और इसका अगर आधार हम लोग देखें तो बिना आधार के हम लोग ये बात नहीं कर सकते, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसके लिए आधार लिया गया है संस्कृत की जो सबसे पहली बुक लिखी गई है जो मिली है वो कौन सी बुक है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है वो कब कितनी पुरानी है? तो ये पुरानी है 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व। तो इसी के आधार पर ये माना जा रहा है कि संस्कृत जो है वो 1500 ईसा पूर्व पुरानी है, और 2000 ईस्वी हो गया है तो संस्कृत जो है वो कितनी पुरानी हो जाएगी? इसमें 2000 जो अभी का ईस्वी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 3500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है, 3500 ईस्वी हो गया है इसको। ठीक है, और संस्कृत का जो सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद था, और ऋग्वेद है सॉरी, और ऋग्वेद की जो डेट मिलती है वो 1500 ईसा पूर्व मिलती है, इसलिए जो संस्कृत का हम लोग काल मानते हैं वो कब मानते हैं? 1500 ईसा पूर्व का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संस्कृत से कैसे सभी भाषाओं का जो है वो जन्म होता है। मैं एक एक करके आपको विस्तृत रूप से विश्लेषण करते जाता हूँ। दोस्तों आप लोग कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। हम दोनों का अगर माइंड लेवल मैच कर गया तो आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, और हो सके तो कॉपी पेन लेके इसका नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, संस्कृत तो मान के चलिए 1500 ईसा पूर्व। संस्कृत से उस समय संस्कृत के दो रूप थे, दो रूपों का प्रयोग होता था। पहला था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। ठीक है, वैदिक संस्कृत को क्या कहा जाता है? देववाणी कहा जाता है। और
लौकिक संस्कृत को उत्तर संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वैदिक संस्कृत को क्या कहा जाता है? देववाणी। और लौकिक संस्कृत को उत्तर संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देखें वैदिक संस्कृत का अगर काल देखें तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच ठहरता है। और लौकिक संस्कृत या उत्तर संस्कृत का काल देखें तो 1000 से 500 ईसा पूर्व के आसपास इसका काल जो है वो ठहरता है। ठीक है, वैदिक संस्कृत में मेन जो ये देववाणी थी तो इसमें जो है वेदों की रचना हुई है, ना केवल ऋग्वेद की रचना हुई है। इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों की जो है वो रचना इसी काल में हुई है। ठीक है, वैदिक संस्कृत ये देववाणी थी, देवों की भाषा थी, बहुत ही उत्कृष्ट भाषा थी। ठीक है, इसीलिए जो है इसका जो क्रम आगे नहीं बढ़ पाया। आप लोग थोड़ा सा इसमें मैं आपको कनेक्ट करते हुए चलता हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसको आगे। अब देखेंगे लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत जो है या उत्तर संस्कृत कह लें या ब्राह्मण संस्कृत कह लें, ये जो है ब्राह्मणों की भाषा थी या उच्च वर्ग की जो है भाषा थी। जनता के जो उच्च वर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनकी भाषा थी ये लौकिक संस्कृत या उत्तर संस्कृत इसको कहते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत हम लोग देखें ये देववाणी थी, देवों की भाषा थी, ये एक बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट भाषा थी। ठीक है, सामान्य बोलचाल में ये प्रयोग नहीं होता था। लेकिन लोग लौकिक संस्कृत में देखें, ब्राह्मण संस्कृत में अगर देखें तो ये उच्च वर्ग के लोग, जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण के जो थे, वो इन भाषा का जो है वो प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसका काल तो मैं आपको बता दिया हूँ। 1000 से 500 ईसा पूर्व के पहले मतलब के बीच में इसका प्रयोग किया जाता था। और इसमें जो है ग्रंथों की रचना की गई है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, 18 पुराण, उपनिषद हो गया, 108 उपनिषद, इसके अलावा उपवेद, बहुत सारे ग्रंथों की जो रचना है इसमें की गई है लौकिक संस्कृत में या कहें उत्तर संस्कृत में। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखें तो लौकिक संस्कृत से ही एक नए भाषा का जन्म होता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पाली भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाली भाषा का जन्म हुआ। ठीक, तो पाली भाषा क्या थी इसको हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि लौकिक संस्कृत तो आगे बढ़ा क्रम, वैदिक संस्कृत आगे कैसे नहीं बढ़ा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वैदिक संस्कृत मैं बताया ये जो है देवों की वाणी थी और बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट भाषा थी। एक माध्यम से मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि ये थोड़ी कठिन भाषा थी और ये उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग भी करते थे। इसीलिए जो है इसका विकास जो आगे बढ़ा और वैदिक संस्कृत जो है यहीं पर रुक गया। जहाँ पर वेदों का निर्माण हुआ वहाँ से इसका क्रम आगे नहीं बढ़ा, बल्कि लौकिक संस्कृत या उत्तर संस्कृत का जो क्रम है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी अपेक्षा थोड़ी सरल थी। ठीक, अब आते हैं पाली भाषा में। तो पाली भाषा का जो है काल देखेंगे तो ये 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक जो है वो प्रयोग किया जाता था पाली भाषा का। ध्यान में रखिएगा, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। ठीक है, अब ये पाली भाषा क्या थी? तो पाली भाषा जो थी, मैंने अभी बताया कि जो लौकिक संस्कृत है या ब्राह्मण संस्कृत है वो क्या थी? पढ़े लिखे उच्च वर्ग की भाषा थी। ठीक है, ब्राह्मणों की भाषा थी, शिक्षित वर्ग की भाषा थी। तो वो जो भाषा है वो आम जनता जो प्रयोग में नहीं लेती थी, ये उच्च वर्ग के लोग जो है वो प्रयोग में लेते थे। लेकिन आम जनता क्या उस समय कौन सी भाषा का यूज़ करती थी? तो उसके बाद जो है लौकिक संस्कृत का जो नवीन भाषा जो जन्म लिया वो था पाली भाषा। पाली भाषा ये कह सकते हैं हम लोग, ये अनपढ़ लोगों की, ये बिना पढ़े लिखे लोगों की, आम जनता की भाषा थी। कौन सी? पाली भाषा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पाली भाषा अनपढ़ लोगों की या आम जनता की भाषा हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि आम जनता जो है उच्च वर्ग की जो भाषा उसको प्रयोग ना करके वो अपने अनुसार उसको प्रयोग करने लगी, ठीक है, सरलतम रूप में थोड़ा प्रयोग करने लगी। वही जो भाषा है वो क्या कहलाई, पाली भाषा कहलाई। इसका जो है कोई विशेष उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते थे, और ये आम जनता के लोग जो हैं वो जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो शिक्षित नहीं थे, वो पाली भाषा का जो है वो प्रयोग करने लगे थे, ठीक है। इसके बाद देखें तो पाली भाषा में ये बौद्ध धर्म वालों ने इसमें अपने धर्म का प्रसार किया पाली भाषा में, ठीक है। मैं यहाँ पर बता दूँ, पाली भाषा जो है अनपढ़ों की भाषा जरूर थी, लेकिन ये बौद्ध धर्म के जो लोग थे, उस समय जो लोग थे वो शिक्षित होकर आगे पढ़कर इसको समझकर जो है इसमें अपने ही भाषा में जो है वो ग्रंथों का निर्माण किया, ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, ग्रंथ लिखे गए। और ये शिक्षित वर्ग जो है इसमें ग्रंथ लिखे हैं, और बौद्ध धर्म वालों ने ये जो काम है वो बहुत अच्छे से किया है। बौद्ध धर्म वालों ने इसको अच्छे से समझा है, पढ़े लिखे लोग इसमें आए, शिक्षित वर्ग के लोग आए, और पाली भाषा में जो है इसने अपने धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार किया। और बौद्ध धर्म वालों ने जो त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, आप लोग जानते होंगे, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो ये जो त्रिपिटक थे, इनका जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है, इनकी जो रचना हुई है वो भी पाली भाषा में हुई है। तो ये आप भाषा के साथ साथ इतिहास भी समझते चल रहे हो, और सारी चीज़ें आपको कनेक्टिविटी हो रही है, बहुत अच्छे से जो है ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के लोगों ने अपनी जो त्रिपिटक की रचना किस में की है, पाली भाषा में की है, ठीक है। यहाँ से लोग शिक्षित हुए, और शिक्षित होकर अपने ही भाषा में जो है इन्होंने ग्रंथ की रचना की और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो पाली भाषा है वो पाली भाषा जो है देश की, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये पाली भाषा है। पाली भाषा जो है वो देश की प्रथम देसी भाषा व जन भाषा है, ठीक है। पाली भाषा देश की प्रथम देसी भाषा व जन भाषा है, ठीक। क्यों है? तो इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत जो है वो देवों की वाणी थी, ठीक। तो वो तो उत्कृष्ट भाषा थी, तो उसका तो प्रयोग कोई कर नहीं रहा था, ठीक है। आम जनता उसका प्रयोग करनी, क्योंकि उतनी शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाई थी, और उस समय कुछ ऐसा साधन भी नहीं था, ठीक है। तो वो भाषा तो प्रयोग नहीं करती थी। इसके बाद देखें लौकिक संस्कृत, तो लौकिक संस्कृत में हम लोग देखेंगे कि लौकिक संस्कृत जो है वो ब्राह्मण वर्ग की भाषा थी, पढ़े लिखों की भाषा से उच्च वर्ग की भाषा थी, ठीक है, शिक्षित लोगों की भाषा थी। तो आम जनता जो है वो उसके पहुंच से दूर थी, वो उस प्रकार की जो संस्कृत का प्रयोग नहीं कर सकते थे, वो भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन लोगों ने जो है अपनी ही भाषा जो विकसित की, अपनी आम बोलचाल की भाषा, जो नवीन भाषा विकसित की, उसी को क्या कहा जाता है, पाली कहा जाता है। इसीलिए पाली को देश की प्रथम जो है वो देसी भाषा या जन भाषा कहा जाता है, क्योंकि आम जनता ने उस समय पाली भाषा का जो है व्यापक तौर पर यूज़ करना चालू कर दिया था, ठीक है। इसीलिए पाली भाषा को देसी भाषा या जन भाषा कहा जाता है, ठीक, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पाली भाषा के बाद जो एक नवीन भाषा उभर कर आई आपके सामने, वो थी प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा। अब हम लोग देखते हैं ये प्राकृत भाषा क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो है वो प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत भाषा का अगर समय देखें तो ये है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, ठीक। तो प्राकृत भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा और कुछ नहीं, एक स्वतंत्र भाषा थी, स्वच्छंद भाषा थी। इस समय जो है मैंने आपको पिछला जो बताया, अगर संस्कृत में देखें तो लौकिक संस्कृत जो है वो कौन यूज़ कर रहे थे?
पढ़े लिखे लोग जो यूज़ कर रहे थे, शिक्षित वर्ग के लोग, ब्राह्मण वर्ग के लोग जो है वो लौकिक संस्कृत का यूज़ करते थे, और पाली भाषा का यूज़ जो है वो अनपढ़ लोग करते थे, अशिक्षित वर्ग के लोग करते थे, जिनको शिक्षा नहीं मिली रहती थी, ऐसे लोग करते थे। लेकिन उसी समय जब प्राकृत भाषा का जन्म हुआ तो प्राकृत भाषा न केवल शिक्षित वर्ग के लोग बल्कि अनपढ़ लोग, मतलब ये आम जनता की पूरी भाषा बन गई। प्राकृत भाषा सभी के सभी, चाहे वह उच्च वर्ग के लोग हो, चाहे निम्न वर्ग के लोग हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, सभी के सभी जो है वो प्राकृत भाषा का यूज करने लगे। यही थी प्राकृत भाषा, ठीक है। स्वतंत्र भाषा थी, स्वच्छंद भाषा थी, ठीक। और प्राकृत भाषा में ही जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया प्राकृत भाषा में। तो आपको ये हिस्ट्री की दृष्टि से और हिंदी साहित्य की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म ने ये पाली भाषा में प्रचार प्रसार किया था और जैन धर्म के लोगों ने प्राकृत भाषा में प्रचार प्रसार किया था। ध्यान रखिएगा, प्राकृत भाषा के लोग, हर वर्ग के लोग जो है प्राकृत भाषा का यूज़ करने लगे, उपयोग करने लगे आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। और यहीं से जो है प्राकृत भाषा जो है वो बिगड़ कर जो है एक नई भाषा का रूप लेती है, वो कहलाती है अपभ्रंश। अपभ्रंश या भ्रष्ट। अपभ्रंश मतलब जिसमें दरार पड़ गया हो, बिगड़ गया हो, भ्रंश हो गया, वही जो है वो अपभ्रंश भाषा कहलाई। यही भ्रष्ट भाषा, और किसी को कई विद्वानों ने जो है अविहत भी कहा है, या इसको बिगड़ी भाषा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहीं से जो है अपभ्रंश भाषा का जन्म होता है। जन्म मतलब बिगड़ी हुई भाषा, अपभ्रंश भाषा मतलब बिगड़ी हुई भाषा, जिसका जो है वो भ्रष्ट हो चुका है, बिगड़ चुका है, उसका स्वरूप बदल चुका है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपभ्रंश भाषा कहेंगे। प्राकृत भाषा से इसका जो है वो अपभ्रंश भाषा जो है वो विकसित हुई। इसका अगर काल देखें तो ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच जो है इसका काल जो है वो ठहरता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों, अगर हम लोग प्राकृत भाषा देखें तो प्राकृत भाषा का काल है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। तो प्रथम शताब्दी मतलब यहीं पर जो है वो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो और देखिए आज पूरा का पूरा जो समाज है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर है, उसको अपने ग्रहण करने के लिए बेताब दिखाई देता है, ठीक है। जबकि हमारी संस्कृति देखें तो हमारी संस्कृति कब से पहले की है। ये इनका जन्म जो हुआ है कब हुआ है? जब प्राकृत भाषा हमारी अस्तित्व में आ रही थी, ठीक है। तो हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा विकसित है और विस्तृत है और बहुत पुरानी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक। चलिए, तो वहाँ से जो है अपभ्रंश भाषा जो है वो आई अस्तित्व में। अपभ्रंश भाषा या भ्रष्ट भाषा इसी को कह दें, या अविहत, सारी चीज़ें एक है। और अपभ्रंश भाषा के जो है वो 7 रूप हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इन्हीं 7 रूपों से जो है वो हिंदी का विकास हुआ। कौन कौन से अपभ्रंश है मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ, आप लोग नोट करते चलिए, आपको याद करना ही है कौन कौन से हैं। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है खस अपभ्रंश, तीसरा है पैसाची अपभ्रंश, चौथा है ब्राचड़ अपभ्रंश, पांचवा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, छठवा है अर्धमागधी अपभ्रंश और सातवां है मागधी अपभ्रंश, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्री मागधी अपभ्रंश, इन्हीं से जो है वो हिंदी की 5 उपभाषाएं निकली है। और जो भाषाएं यूज़ होती हैं वो भाषाएं निकली हैं भारत में, और इन्हीं से जो है वो 18 बोलियों का जन्म हुआ है, ठीक है। मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। जनरली आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसमें देखें सबसे पहले सौरसेनी अपभ्रंश में। तो सौरसेनी अपभ्रंश में जो जन्म हुआ है, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। और यहीं पर जो है हिंदी की उत्पत्ति चालू हो जाती है। पश्चिमी हिंदी बहुत सारा छत्तीसगढ़ का एरिया कवर करता है, भारत का, हमारे देश का, ठीक है। और राजस्थानी हिंदी, तो राजस्थानी हिंदी पश्चिम क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी, पंजाब के कुछ क्षेत्र, दिल्ली हो गया, और ये अपना यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारी जगह में जो है वो झारखंड हो गया,
जो हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का प्रयोग दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा देखें खस अपभ्रंश, तो खस अपभ्रंश में ये पहाड़ी हिंदी जो है वो आ जाती है। खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति हुई, ये भी हिंदी की उपभाषा है। तो पहली उपभाषा देखिए पश्चिमी हिंदी, दूसरी हो गई राजस्थानी हिंदी, तीसरी हो गई पहाड़ी हिंदी। आपको उपभाषा देकर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी है जो वो हिंदी की उपभाषा है या हिंदी की उपभाषा नहीं है। ऐसे में आपको जो है वो आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें तीसरा हम लोग पैसाची हिंदी, पैसाची अपभ्रंश। तो पैसाची अपभ्रंश जो है वो पंजाबी अस्तित्व में आई और लहंदा, ठीक है, दो भाषा अस्तित्व में आई, पंजाबी और लहंदा। ब्राचड़ अपभ्रंश में देखें तो ब्राचड़ अपभ्रंश से एक ही भाषा जो है वो सिंधी, ठीक। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में देखें तो एक ही भाषा यहाँ पर होती है मराठी। वैसे ही अर्धमागधी अपभ्रंश में देखें तो पूर्वी हिंदी, और मागधी अपभ्रंश में देखें तो इसमें बांग्ला, असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी जो है वो अस्तित्व में आई है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी हिंदी। खस अपभ्रंश में देखें तो कौन कौन सी है? एक ही है, पहाड़ी हिंदी। पैसाची अपभ्रंश में देखें तो पंजाबी अस्तित्व में आई और लहंदा। ब्राचड़ अपभ्रंश में देखें तो सिंधी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में देखें तो मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश में देखें तो ये पूर्वी हिंदी, और मागधी अपभ्रंश में देखें तो ये है बांग्ला, असमिया, उड़िया या बिहारी हिंदी जो है वो अस्तित्व में आई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग को इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो हिंदी की उत्पत्ति जो यहीं से हुई है, अपभ्रंश से, ठीक। अपभ्रंश में कौन से अपभ्रंश? सौरसेनी अपभ्रंश। अब यहाँ पर सौरसेनी मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी है वो मोस्टली भारत देश का जो बहुत सारा हिस्सा है वो कवर करता है। तो अगर ऑप्शन में आपको पूछा जाता है अपभ्रंश, हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो ये आप लोग आंसर सीधा सीधा लगाएंगे सौरसेनी अपभ्रंश से। और वहीं पर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सेम क्वेश्चन की हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है, और ऑप्शन देता है सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, उपरोक्त में से सभी। तो आप लोग आंसर लगाओगे उपरोक्त में से सभी, ठीक है। उपरोक्त में से सभी आपका आंसर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है एक चीज़ और बता दूं, इन्हीं से जो है वो जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, इन्हीं से जो बहुत सारी बोलियों का जन्म हुआ है। तो मैं सारी चीज़ें आपको लिख के नहीं बता सकता, आप लोग नोट करना चाहो तो कर लो, मैं बता देता हूँ। पश्चिमी हिंदी से जो हुई है वो बांगरू, या जिसको कहते हैं हरियाणवी, ठीक है, बांगरू। इसके अलावा बुंदेली, इसके अलावा ब्रजभाषा, इसके अलावा कन्नौजी, इसके अलावा खड़ी बोली, और इसके अलावा खड़ी बोली ही कौरवी बोली भी कहा जाता है। तो ये 5 जो बोलियां हैं इनका जो जन्म हुआ है पश्चिमी हिंदी से हुआ है, ठीक है। वैसे ही हम लोग देखें राजस्थानी हिंदी, वैसे ही हम लोग देखें अगर राजस्थानी हिंदी में, तो राजस्थानी हिंदी से देखें मारवाड़ी, इसके अलावा है मेड़वाती, इसके अलावा है मालवी, ठीक है। मालवी जो बोलियां हैं वो अस्तित्व में आई थी, ठीक। और वैसे ही हम लोग देखेंगे पहाड़ी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी में एक और देख लीजिएगा, जयपुरी भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे पहाड़ी हिंदी में, तो पहाड़ी हिंदी से जो आई है वो है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ये जो बोलियां हैं वो अस्तित्व में आई थी। इसके अलावा पूर्वी हिंदी में देखें तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ जो PCS की तैयारी कर रहे हैं, या व्यापम की, या आपका ACF रेंजर, या जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो पूर्वी हिंदी,
जो इस हिंदी की उपभाषा है, पूर्वी हिंदी से बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी बोलियां जो है वो अस्तित्व में आई थी। तो आपको इसका क्रम भी याद रखना है, मैं अभी बताता हूँ क्रम, एक बार आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी से देखें तो बिहारी हिंदी से मैथिली बोली, मगही बोली और भोजपुरी, ये बोलियां जो है वो अस्तित्व में आई थी बिहारी हिंदी से, ठीक है। तो आप लोग विकास क्रम जरूर याद रखिएगा। अगर हिंदी के लिए अगर देखें तो सबसे पहले संस्कृत के दो रूप, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से जो है वो पाली भाषा का जन्म हुआ, पाली भाषा से प्राकृत भाषा का जन्म, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश में सौर सेनी से जो है वो हिंदी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और वैसे ही छत्तीसगढ़ी में देखें तो छत्तीसगढ़ी में अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से जो है वो 3 बोलियां जो है प्रचलन में आई, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। तो आप लोग इसका जो विकास क्रम है वो याद रखेंगे, ठीक है। मैं सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से और पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको स्पष्ट कर दिया हूँ। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों अगर एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हैं, लाइक बिल्कुल नहीं करते। वीडियो देखते हो आप, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशनल मिलता है, ठीक है, कि हम लोग और अच्छे से जो है वो वीडियो आपके सामने ला सकें। तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, एक बार लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो, और नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि इसमें और क्या सुधार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो छत्तीसगढ़ की भाषा का स्वरूप है, बोली है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, ये सारी चीज़ें जो है विस्तृत रूप में देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।